2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 मार्च 24 तक आखिरी मौका है आईटीआर फाइल करने का अपडेटेड रिटर्न में। इसके बाद उस साल के आप आईटीआर फाइल ही नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी जो कि इस टाइम हॉट टॉपिक है, ना कि सिर्फ जेएंडके में, ऑल ओवर इंडिया में, जो कि एमएसएमई के 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी है। हमारे जितने भी जो एमएसएमईज वाले जितने भी बिजनेस क्लास हैं, उन सबको जिनका भी टैक्स ऑडिट होता है, उनको ये कहा गया है आपकी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट जो बनती है 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट में कोई भी क्रेडिटर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके पेमेंट 45 दिन से ऊपर डिले हो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपके जितने व्यूअर्स हैं यहाँ पे उन सबको होली की सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, पूरे उधमपुर निवासियों को और पूरे जेएंडके के जितने व्यूअर्स हैं आपके। तो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा आपने टॉपिक आज चूज़ किया कि इनकम टैक्स और जीएसटी के रिलेटेड क्या क्या कंप्लायंस है जो कि कोई भी बिजनेसमैन है, सैलरी क्लास पर्सन है, 31 मार्च 2024 यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोजिंग होगा उससे पहले क्या क्या हमको कवर करना है। मैंने कुछ पॉइंट जो है समराइज़ करके रखे हुए आप सब व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले बात करूँगा सबसे ज़रूरी जो कि 31 मार्च से पहले आपको एडवांस टैक्स कोई भी आपका है, अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एडवांस टैक्स की ड्यू डेट तो वैसे निकल गई है, लेकिन 31 मार्च तक भी आप पे कर दोगे अपना टैक्स सारा 23-24 का, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा आगे। नेक्स्ट, आपकी कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो स्कीम्स हैं, टैक्स सेविंग कोई वैसी इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ, एलआईसी, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, टैक्स सेवर एफडीज, इसमें कोई पैसे डालने से आपको एटीसी के अंदर कोई डिडक्शन मिलती है या एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस में, ये सब कुछ भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आप 31 मार्च से आप पहले करोगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बात करूँगा, एक टैक्स हार्वेस्टिंग स्कीम होती है जो कि शेयर्स म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, आजकल तो बहुत लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं, कोई बिजनेस वाला है, कोई सैलरी वाला है, कोई ऑफिसर है, कोई भी, हर कोई इन्वेस्ट करता है इसमें। आप इसमें 1 लाख तक का टैक्स बचा सकते हो लॉन्ग टर्म। देखो कैसे, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा अभी। जैसे 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म गेन में आपको पर ईयर 1 लाख की एग्जम्पशन मिलती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म शेयर या म्यूचुअल फंड है, 31 मार्च से पहले आप उसको बेच दो, वो अनरियलाइज होता है गेन, आप उसको 31 मार्च से पहले बेच दोगे तो उतना ही बेचोगे जितना 1 लाख जिसमें टैक्स बने, तो वो 1-1 लाख का एवरी ईयर बेनिफिट ले सकते हो। दूसरा तरीका ये है, आप अगर कोई लॉस भी आपका चल रहा है, वो कोई गेन भी है, तो अब अगर आपने कोई शेयर्स बेच दिए उसमें गेन हुआ आपको, तो आप कोई वैसे शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स भी होंगे जिसमें लॉस होगा, तो उसको भी आप बेच दो 31 मार्च से पहले, फिर 1 अप्रैल को दोबारा खरीद दो, तो वो जो गेन है वो लॉस के साथ एडजस्ट हो जाता है, वहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी आप वैसे प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बताऊँ बहुत ज़रूरी जो कि इस टाइम हॉट टॉपिक है, ना कि सिर्फ जेएंडके में, ऑल ओवर इंडिया में, जो कि एमएसएमई के 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी है। हमारे जितने भी जो एमएसएमईज वाले जितने भी बिजनेस क्लास हैं, उन सबको जिनका भी टैक्स ऑडिट होता है, उनको ये कहा गया है आपकी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट जो बनती है 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट में कोई भी क्रेडिटर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके पेमेंट 45 दिन से ऊपर डिले हो। लेकिन उसमें कौन कौन से वेंडर आपने देखना है, ये ध्यान से सुनना है। जितने भी बिजनेस क्लास है जिनका टैक्स ऑडिट होता है, आपको ये देखना आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स वैसे क्रेडिटर्स जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज में फॉल करते हैं, आप उनसे सबसे पहले उनका उद्यम सर्टिफिकेट मंगाओ, उसमें देखो क्या ये माइक्रो स्मॉल में फॉल कर रहे हैं, और उनकी पेमेंट अगर 45 दिन से ज़्यादा डिले हो रही है तो वो आपको 31 मार्च से पहले पे करनी है, नहीं तो वो खर्चा आपको इस साल में अलाउ नहीं होगा। इस टॉपिक पे हम डिटेल में कभी फिर और बात कर लेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। उसके बाद कोई भी बिजनेस क्लास जीएसटी रजिस्टर्ड वैसा पर्सन जो कि रेगुलर स्कीम में है बट वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है 1.5 करोड़ से जिसके नीचे टर्नओवर होती है, उसमें क्या है वो फ्लैट जो है 1% उसको जीएसटी पे करना होता है सेल्स का। उस स्कीम के लिए आपको अगर आपको वो स्कीम अगर लेनी है तो वो भी 31 मार्च से पहले ऑप्ट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक्सपोर्ट जो करते हैं उनको एक आरएफडी की एक स्कीम होती है, उसमें आप डिक्लेरेशन 31 मार्च से आपको लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा जितनी भी आपकी फाइनेंशियल जो अपनी बुक्स वगैरह है जो क्लोज करनी है, अपने EIS, TIA 26 इनकम टैक्स जो भी रिकन्सिलेशन है 31 मार्च से पहले कर लो, अपना प्रॉफिट फ्रीज कर लो और लास्ट ईयर से उसको कंपेयर भी कर लो कितना डिविएट कर रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कुछ भी आपकी जीएसटी की न्यू सीरीज़ आपको जो इनवॉइस की सीरीज़ है अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी, नहीं तो आपको वो इनवॉइस सीरीज़ भी नहीं चलानी पड़ेगी। कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस हैं इनकम टैक्स में दी हुई हैं, वो आपको उन सबको देख लो। अगर आपने करेंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट की है, सेविंग में 10 से ज़्यादा कैश जमा की है, फॉरेन ट्रैवल ने 10 से ज़्यादा खर्च किया है, क्रेडिट कार्ड के बिल 10 लाख से ज़्यादा पे किए हैं, वो सब ट्रांजेक्शंस आप देख लो 31 मार्च तक कितनी हुई हैं, फिर उसके हिसाब से अपनी ITR में वैसे ही फिलअप करो। उसके बाद मैं बात करूंगा अगर आपकी कोई RCM लाइबिलिटी है 23-24 में, वो भी आप जो है 31 मार्च से पहले उसको क्लियर करो और पे कर दो। बाकी मेरी पार्टनर CA नेहा अग्रवाल से है, वो अपने एक्सपर्टीज से कुछ चीज़ें आपको बताएंगी। नमस्कार, मैं CA नेहा अग्रवाल। मैं इनकम टैक्स और GST के केसेस देखती हूँ प्राइमरीली। विद रिस्पेक्ट टू ITR
2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 मार्च 24 तक आखिरी मौका है आईटीआर फाइल करने का अपडेटेड रिटर्न में। इसके बाद उस साल के आप आईटीआर फाइल ही नहीं कर पाएंगे। रही बात 21-22 के, उस साल के लिए भी अगर आप आईटीआर 31 मार्च 2024 तक फाइल कर देते हैं आईटीआर यू में, तो 25% ही एडिशनल टैक्स लगेगा, उसके बाद से 50% लगेगा। इससे अगले बात मैं ये करना चाहती हूँ कि इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट्स ईयर एंड के अंदर बल्क में नोटिस इशू करते हैं। तो आप ज़रूर अपने पोर्टल में जाइए, दोनों ही पोर्टल्स में ई प्रोसीडिंग टैब, आउटस्टैंडिंग टैक्स या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टैब या चेक नोटिसेस या व्यू नोटिसेस टैब, ये सब टैब्स आप ज़रूर चेक करिए। इनफैक्ट ये रेगुलरली भी आप ड्यूरिंग द ईयर चेक करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके कोई भी डिमांड पेंडिंग है, कोई नोटिसेस आए हुए हैं, तो वो सब आपके रिफंड्स में एडजस्ट होते चले जाएंगे या वो आपके अक्यूमुलेट होते चले जाएंगे आगे वाले सालों के लिए। तो वो चेक करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ जो पिछले 2 साल में बनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़, उनको जनरली ईपीएफ ऑफिस से नोटिसेस आ रहे हैं ईमेल पे कि आपने ईपीएफ नहीं पे किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक करेक्ट ईमेल, रेलेवेंट ईमेल आईडी जो है आपके रीजनल ऑफिस में, उनको रिप्लाई करना है कि अगर आप थ्रेशहोल्ड में नहीं फॉल कर रहे हैं, 20 या 20 ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे तो ही आप पे ईपीएफ की लाइबिलिटी बनती है। तो अगर आपका थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप डिपार्टमेंट को ईमेल करके बताइए कि आपका थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं हुआ है और मेरे पे ईपीएफ नहीं लगता है। लास्ट ये कि कई ऐसे इनकम टैक्स के केसेस हैं जो 31 मार्च 24 को टाइम बार हो जाएंगे कि अगर उनके ऑर्डर्स 31 मार्च के बाद पास हुए हैं तो वो बैड इन लॉ हैं। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में अगर कोई 143(3) का ऑलरेडी असेसमेंट चल रहा है, वो टाइम बार हो जाएगा 31 मार्च को। और 148 के कोई भी केसेस अगर 31 मार्च 2023 यानी कि आखिरी साल तक में खुल गए हैं, किसी भी साल का 148 ऑलरेडी खुल चुका है 31 मार्च 23 तक का, उसका ऑर्डर भी इस साल के 31 मार्च तक पास हो जाना चाहिए। लास्ट में मैं एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूँगा जो कि मिस हो गया, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। हमारी जेएंडके की इकोनॉमी, जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्कीम लेके आई थी, न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जेएंडके। तो आप उसमें काफ़ी सारी सब्सिडीज़ दी गई हैं। आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से कंपेयर कर लो, इससे ज़्यादा बेनिफिट कहीं कोई भी स्टेट नहीं दे रही है। इसमें आपको इस स्कीम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो करवाना है वो 30 सितंबर 2024 से पहले एनरोल करना होगा। कुछ भी अगर आप न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हो या कोई भी सर्विस सेक्टर बिजनेस खोल रहे हो। तो यहीं तक हमारे कुछ समराइज जो पॉइंट हैं हम आपको बताना चाहेंगे। इसके अलावा कुछ आप कुछ पॉइंट्स पूछना चाहेंगे, आपके व्यूअर्स कुछ पूछना चाहेंगे, वी आर रेडी टू आंसर इट।